हेलो बच्चों, पूनम भारद्वाज उपस्थित है आपके सामने कक्षा 10वीं के लिए साना साना हाथ जोड़ी पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर। पहला प्रश्न करते हैं हम। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक शहर लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? सम्मोहित अपनी ओर खींच रहा था, आकर्षित कर रहा था, अट्रैक्ट। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक शहर सिक्किम राज्य की राजधानी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटोक या गंतोक शहर। इसकी सुंदरता सुबह भी बहुत सुंदर होती है, शाम को भी और रात को भी, अर्थात हर समय यह शहर बहुत सुंदर लगता है और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। वहीं रात्रि के समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हों। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनी की झालर बना रहे थे। जहाँ से पहाड़ की ढलान होती है, फिर नीचे जो समतल इलाका होता है उसे तराई बोला जाता है, तो उस पर सितारों के गुच्छे रोशनी की झालर बना रहे थे। झालर फ्रिल जैसे बोलते हो आप, ठीक है। इस सुंदरता ने लेखिका पर ऐसा जादू कर दिया मानो सब कुछ हुआ सा अर्थहीन, प्राण रहित लग रहा था। लेखिका उसमें पूरी तरह से खो गई थी। उसे अपने आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना समझ आ रहा था, बस उसके अंदर एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। उसे गैंगटोक शहर में सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था और इस सुंदरता में वह पूरी तरह से खो गई। अब करते हैं हम इस पाठ का दूसरा प्रश्न। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? मेहनतकश बादशाह कौन? जिन्होंने इस शहर को सुंदर बनाया, यहाँ पर सड़कें बनाई, रास्ते बनाए हमारे लिए, तो उस मेहनत को करने वाले कौन? वहाँ के लोग, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ की औरतें, आदमी और बच्चे। तो गंतोक क्या है? पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय स्थल जिसे आप क्या बोलते हो? हिल स्टेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ की परिस्थितियाँ भी अत्यंत कठिन हैं, क्योंकि यहाँ का जो जीवन है वो बहुत ही कठिन है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक एक चीज़ के लिए उनको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए यहाँ के लोगों को कठोर मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कोई हिल स्टेशन है, वहाँ पर भी एक सीज़न होता है जिसमें लोग अपना मेहनत करके कमाते हैं, लेकिन कुछ महीने वहाँ पर बिल्कुल बंद हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं या जो भी जगह हैं, तो लोगों की कमाई का साधन बंद हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो यहाँ के लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाने पड़ते हैं। पत्थरों पर बैठकर औरतें कुदाल व हथौड़े से पत्थर तोड़ती हैं। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे बंधे होते हैं। वो पीठ पर एक टोकरी बांधती हैं जिसमें वो अपने छोटे बच्चों को भी साथ लेकर जाती हैं और मेहनत करती हैं। उनकी मातृत्व भावना और श्रम साधना दोनों साथ साथ देखी जा सकती है। वो अपने माँ के फ़र्ज़ को भी निभाती हैं और साथ ही परिश्रम करके अपने परिवार को चलाने का कार्य भी करती हैं। तो इस प्रकार से वो सारी ड्यूटीज़ पूरी करती हैं। औरतें रास्ता बनाती हैं और लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर उठाती हैं। हरे हरे बागानों में युवतियाँ बोकू पहने, बागान किसके? चाय के, उसी तरफ चाय की पैदावार होती है। हरे भरे बागानों में युवतियाँ बोकू पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ लोग अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन जीते हैं। यहाँ के लोगों का जीवन बड़ा ही कठिन होता है। अब आपने यहाँ पर देखा कि औरतें भी काम कर रही हैं और बच्चे भी काम कर रहे हैं, तो इसीलिए लेखिका ने गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? तो यहाँ पर कितनी प्रकार की पताकाएं बताई गई हैं?
एक तो श्वेत और दूसरी रंगीन। एक कतार में लगी श्वेत बौद्ध पताकाएं किसका प्रतीक हैं? शांति और अहिंसा का। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। जब किसी बुद्धिस्ट की, बौद्ध अनुयायी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त किसी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए भी रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। जब कोई मांगलिक कार्य होता है तो रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। यह कार्य बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ही करते हैं। अब चलते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी? लिखिए। जितेन नार्गे कौन था? उस जीप का ड्राइवर था जिसके द्वारा लेखिका सिक्किम की यात्रा कर रही थी। लेकिन वह ड्राइवर तो था ही, उससे ज़्यादा वो गाइड का काम भी कर रहा था। गाइड, जो आप कहीं भी जाते हैं टूरिस्ट प्लेस पर, तो वहाँ पर कुछ गाइड मिलते हैं जो आपको वहाँ की जानकारियाँ देते हैं सारी। तो ऐसे स्थानों के जो ड्राइवर होते हैं वो गाइड का काम भी बखूबी कर लेते हैं, आपको वहाँ की सारी जानकारियाँ देते हैं। जितेन एक समझदार और मानवीय संवेदनाओं से युक्त व्यक्ति था। वह समझदार था और उसमें मानवीय संवेदना थी, जो एक मनुष्य में होती हैं संवेदनाएं, जो हर किसी को समझता है, उसके दुख दर्द को, उसके खुशी और गम को। इस प्रकार का वो व्यक्ति था। उसने लेखिका को सिक्किम के प्राकृतिक परिदृश्य, भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के विषय में जानकारियाँ दी। प्राकृतिक परिदृश्य, वहाँ की प्रकृति के बारे में बताया, और भौगोलिक स्थिति कि वहाँ का भूगोल कैसा है, और साथ ही वहाँ के लोगों का रहन सहन, उनका जीवन किस प्रकार का है, उसके बारे में उसने जानकारियाँ दी। अब है प्राकृतिक दृश्य। सिक्किम बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका एक तो वैसे ही सुंदर होता है, लेकिन सिक्किम है, उसकी खूबसूरती की तो बात ही अलग है। जहाँ जगह जगह पर धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ हैं। किसके? धूपी के। रास्ते वीरान संकरे जलेबी की तरह घुमावदार हैं। नुकीले पेड़, उनकी कोनिकल शेप होती है, जो पहाड़ों पर पेड़ होते हैं तो कोन वाली शेप के। रास्ते वीरान हैं, सुनसान हैं, संकरे हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं और जलेबी की तरह घुमावदार हैं, उनमें बड़े मोड़ हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर झरने बहते दिखाई देते हैं और उन झरनों को ऐसे देखकर ऐसा लगता है जैसे दूध के झरने बह रहे हों। अब चलते हैं वहाँ की भौगोलिक स्थिति की ओर। तो गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ यूमथांग में देखने को मिलती हैं। सिक्किम प्रदेश चीन की सीमा से सटा है, परंतु यह स्वतंत्र रजवाड़ा था, लेकिन अब यह भारत का एक अंग है। चीन की सीमा से यह सटा हुआ है, चीन इसके नज़दीक है। अब सिक्किम पहले एक स्वतंत्र रजवाड़ा था, एक रजवाड़ा था, राजा के अधीन था, परंतु अब यह भारत का ही एक अंग है, भारत का ही एक हिस्सा है। अब बात करते हैं वहाँ के लोगों के जनजीवन के बारे में। सिक्किम के अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। यहाँ के लोग बड़े मेहनती हैं, इसलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का नगर कहा जाता है। यहाँ की स्त्रियाँ भी कठोर परिश्रम करती हैं, बड़ी मेहनती होती हैं। वे स्वेटर बनाती हैं, घर संभालती हैं, खेती करती हैं और पत्थर तोड़ तोड़ कर सड़कें बनाती हैं और चाय की पत्तियाँ चुनने का काम भी करती हैं, जिसके लिए वो बाग में जाती हैं। और कई बार बच्चों को पीठ पर बंधी डोको, एक होती बड़ी टोकरी, उसमें अपने साथ अपने बच्चों को रखती हैं। यहाँ की स्त्रियाँ चटक रंग के कपड़े पहनना पसंद करती हैं।
और उनका परंपरागत परिधान बोकू है, जिसे क्या कहा जाता है, बोकू। बच्चे पढ़ने के लिए 3-4 किलोमीटर पहाड़ी चढ़कर स्कूल जाते हैं। उनको पढ़ने के लिए भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। स्कूल जाने के लिए भी उन्हें पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, जो 3-4 किलोमीटर का रास्ता हो जाता है। शाम को वे अपनी माताओं के साथ काम करते हैं, अपनी माँओं का हाथ बटाते हैं। उनका जीवन बहुत ही श्रम साध्य है, बड़ा ही काम करने वाला, श्रम करने वाला उनका जीवन है। अब 5वां प्रश्न, लॉन्गस्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई क्यों दी? लॉन्गस्टॉक में घूमते चक्र के बारे में, जो चक्र देखा था, बौद्ध धर्म के लोगों के लिए एक आस्था का प्रतीक है। जितेन ने बताया कि यह धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसा कि मैंने पाठ में भी बताया था कि हम लोगों की भी एक आस्था है गंगा के प्रति, तो वहाँ नहाने से पाप धुल जाते हैं। तो बौद्ध धर्म के लोगों की आस्था इसमें है कि वो इस धर्म चक्र को, प्रेयर व्हील को घुमाते हैं, तो जिसके कारण पाप धुल जाते हैं। लेखिका को लगा मैदानी क्षेत्र में भी ऐसी अनेक मान्यताएं और विश्वास हैं। जैसे गंगा नदी को पतित पावनी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी व्यक्ति को पापों से मुक्त कर देती है और मोक्ष प्रदान करती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हम कहीं भी चले जाएं, पहाड़ों पर वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ के लोगों की आस्थाएं, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी है। अर्थात पाप से हर कोई डरता है, चाहे वो करता है, लेकिन फिर भी उससे भी मुक्त होना चाहता है। तो इस प्रकार हम कहीं भी जाएं, पूरे भारत में सब लोगों की आस्थाएं एक जैसी हैं। 6वां प्रश्न है बच्चों, जितेन नारगे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। क्या गुण होने चाहिए कुशल गाइड में? अब जितेन नारगे वो भी एक कुशल गाइड है। वो गाइड होने के साथ साथ ड्राइवर का काम भी जानता है। वैसे तो जो पर्यटक वाहन होते हैं उनमें ड्राइवर और गाइड अलग अलग होते हैं, परंतु गाइड के ड्राइवर होने से अगर ज़रूरत पड़ती है तो वह ड्राइवर की भूमिका भी निभा सकता है, ड्राइवर का काम भी कर सकता है। एक अच्छे गाइड को अपने क्षेत्र की, जिस इलाके में है वहाँ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। वहाँ की प्रकृति के बारे में, वहाँ के तापमान के बारे में, वहाँ की ज़मीन कैसी है, वहाँ के लोगों का रहन सहन और उनसे जुड़ी रोचक जानकारियों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि जितेन ने कवि लॉन्गस्टॉक में गाइड फिल्म की शूटिंग के बारे में बताया, जिससे पर्यटकों का मनोरंजन होता है और उनकी उस स्थान के प्रति रुचि भी बढ़ जाती है। क्योंकि गाइड अगर बहुत अच्छे तरीके से बताता है, बड़े रुचिकर बना देता है अपनी बात को, तो पर्यटकों की रुचि भी और अधिक बढ़ जाती है उस स्थान के प्रति और जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है। जितेन यद्यपि नेपाली है, वो नेपाल का रहने वाला है, लेकिन उसे सिक्किम के जनजीवन, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं का पूरा ज्ञान है। वहाँ का जनजीवन, लोगों का जो जीवन है उसके बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ की संस्कृति कैसी है, लोगों के क्या रीति रिवाज हैं और किन धार्मिक मान्यताओं को वो मानते हैं, उसका पूरा ज्ञान है। वहाँ की कठोर जीवन स्थितियों से भी वह पूरी तरह से परिचित है कि वहाँ के लोगों का जीवन कितना कठोर है। ये एक कुशल गाइड के बहुत ही आवश्यक गुण हैं। जितेन का सबसे अच्छा गुण है मानवीय संवेदनाओं की समझ और परिष्कृत संवाद शैली। जो उसकी मानवीय संवेदनाएं हैं, मनुष्य लोगों के प्रति समझने की, दूसरे लोगों को समझना, और जो उसके बातचीत करने का जो तरीका है, संवाद शैली, वह सिक्किम की सुंदरता का गुणगान ही नहीं करता, वहाँ के लोगों के दुख दर्द के बारे में भी लेखिका से बातचीत करता है। उसकी भाषा और संवाद का ढंग अपनत्व से परिपूर्ण है,
कि उसकी जो बातचीत करने का तरीका है और उसकी जो भाषा है उससे क्या लगता है, अपनापन झलकता है। इस प्रकार एक गाइड में आत्मविश्वास तथा पर्यटक स्थल का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही उसे व्यवहार कुशल, मृदुभाषी व अपनेपन से आकर्षित करने वाला होना चाहिए। तो गाइड के अंदर और क्या गुण होना चाहिए, उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए और जिस पर्यटन स्थल के बारे में वो जानकारी दे रहा है वहाँ का पूरा ज्ञान होना चाहिए और साथ ही उसे व्यवहार कुशल, अच्छा व्यवहार भी करना चाहिए और मृदुभाषी, मीठा बोलने वाला होना चाहिए और इस अपनेपन से वो बातचीत करे कि दूसरे उसकी तरफ आकर्षित होने लग जाए। 7वां प्रश्न है, इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। यह पाठ जो है एक यात्रा वृतांत है। यह साहित्य की ही एक विधा है लेखन की। तो लेखिका ने यह यात्रा वृतांत लिखा है जिसमें यात्रा का वर्णन किया जाता है। तो इस पाठ में हिमालय के परिवर्तित होते रूप के बारे में लिखा है। पल पल उसका रूप बदलता जाता है। हिमालय को देखकर आत्मा और आँखें दोनों ही तृप्त हो जाती हैं, दोनों ही शांति का अनुभव करती हैं, क्योंकि हिमालय का पल पल में परिवर्तित होता रूप हर कोण से अलग अलग दिखाई देता है। जहाँ से देखोगे हिमालय का रूप अलग दिखाई देता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते चढ़ते हिमालय विशाल से विशालतम होता चला जाता है और भी बड़ा होता दिखाई देता है और एक बहुत बड़े रूप में लेखिका उसको देखती है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, विशाल पर्वतों में बदलती जाती हैं। जो पहाड़ियाँ दूर से छोटी छोटी दिखाई दे रही थी, अब जिनके नज़दीक लेखिका पहुँची तो वो उन्हें विशाल पर्वतों के रूप में दिखाई देने लगी। घाटियाँ गहराती हुई पाताल नापने लगती हैं। गहरी गहरी घाटियाँ ऐसी दिखाई देती हैं जैसे पाताल को नाप रही हों। वादियाँ चौड़ी होने लगती हैं जिनके बीच रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते नज़र आते हैं। पहाड़ी जो फूल होते हैं वो भी बहुत सुंदर होते हैं, जो सर्दियों में हम लोग भी लगाते हैं और एक से एक खूबसूरत फूल होते हैं और एक बड़ी सुंदर सी बहार आ जाती है प्रकृति में। चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी नज़र आती है और चारों तरफ प्रकृति की सुंदरता बिखरी हुई दिखाई देती है। जलप्रपात, झरने अत्यंत ऊंचाई से पत्थरों के बीच तेज गति से जलधारा बनकर, जल की धारा बनकर नीचे गिरते हुए मनमोहक, मन को मोहने वाले प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का कालीन ओढ़े दिखाई देता है, गहरे हरे रंग का, तो कहीं पर हल्का पीलापन लिए हुए दिखाई देता है। जैसे जहाँ पर बहुत हरे पेड़ पौधे हैं तो वहाँ हरे रंग का कालीन ओढ़े दिखाई देता है और कहीं पर पीले दिखाई देते हैं, पीलापन दिखाई देता है। और कहीं पर प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, कहीं पर ऐसे पहाड़ भी हैं जिन पर किसी तरह के भी पेड़ पौधे नहीं हैं, तो वो ऐसे लगते हैं जैसे दीवारों से प्लास्टर उखड़ गए हों, वो पथरीले हैं, जो देखते ही देखते समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो, और क्योंकि पल पल रूप बदल रहा है। कभी बादलों की एक मोटी चादर के रूप में सब कुछ बादलमय दिखाई देता है, कभी कभी बादल एक मोटी चादर के रूप में आसमान में घिर आते हैं। लेखिका के लिए हिमालय सौंदर्य की कविता के साथ साथ दर्शन भी बन गया था। लेखिका को हिमालय की सुंदरता उसके साथ साथ कविता के साथ साथ उसका दर्शन भी बन गया था। सुंदरता तो थी ही हिमालय में, उसके साथ साथ एक दर्शन भी बन गया था, उसे एक अच्छी अनुभूति होने लगी थी। 8वां प्रश्न है बच्चों, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? अनंत जिसका कोई अंत नहीं होता, विराट बहुत बड़ा,
ऐसे स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है, कैसा महसूस होता है। हिमालय का स्वरूप पल पल बदल रहा था। वहाँ की प्रकृति इतनी मोहक थी, इतनी प्यारी थी कि लेखिका माया और छाया के खेल को देखती रह जाती है। उसे लगता है कि प्रकृति उसे अपना परिचय दे रही है, प्रकृति अपने बारे में उसे बता रही है। वह उसे और समझदार बनाने के लिए अपने रहस्यों का उद्घाटन कर रही है, उसको और ज्ञान दे रही है। जैसे प्रकृति लेखिका को और भी अधिक समझदार बना रही है, उसे ज्ञान दे रही है, क्योंकि प्रकृति एक दर्शन भी बन गई है सौंदर्य के साथ साथ। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर उसे अनेक अनुभूतियाँ होती हैं, उसे तरह तरह के भाव आते हैं उसके मन में। उसे लगता है कि जीवन की सार्थकता स्वयं को झरनों और फूलों की सुंदर अनुभूतियों में विलीन कर देने में, कि जीवन जो हमारा है उसकी सार्थकता किसमें है कि हम खुद को झरनों और फूलों की सुंदर अनुभूतियों में विलीन कर दें, उसमें खो दें। झरनों की भांति निरंतर गतिशील रहना है। जैसे झरने निरंतर बहते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन को भी चलते रहना है। जिस प्रकार से कहते हैं जीवन चलने का नाम, और फूलों की भांति अपनी सुगंध फैलाना ही जीवन का सच्चा लक्ष्य है। जिस प्रकार से फूल कांटों के बीच में रहता है लेकिन दूसरों को अपनी महक से महकाता है, तो हमारा काम भी यही है कि हम झरनों की भांति गतिशील रहें, रुके ना, और फूलों की तरह दूसरों को सुगंधित करते रहें। यही हमारे जीवन का सच्चा लक्ष्य है। तो बच्चों, ये इस पाठ के 8 प्रश्न हुए। तो आप 1 से 8 प्रश्नों को अच्छी तरह से समझेंगे और मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे और सभी प्रश्न कर लेंगे। अगली वीडियो में आपको बाकी के प्रश्न मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।